अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आईएफआरएस 9 का सबसे मुश्किल एरिया जिसको कहा जाता है हेज अकाउंटिंग। हेज अकाउंटिंग मुश्किल एरिया है, इतना मुश्किल एरिया है कि मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अब तक इसको कह सकते हैं आप कि मैंने अब तक इसको होते हुए नहीं देखा। यानी मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन पाकिस्तान, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान में हेज अकाउंटिंग को फॉलो होते हुए नहीं देखा। ज़्यादातर यूएस और यूके में ये हेज अकाउंटिंग फॉलो की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में जो है फॉलो नहीं की जाती। तो यहाँ पे एक बात तो आपको पता चल गई कि हेज अकाउंटिंग करना ऑप्शनल है। एज पर आईएफआरएस 9 हेज अकाउंटिंग ज़रूरी नहीं है फॉलो करना, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। अगर आपको ऑप्ट करनी है तो करें, आपको नहीं ऑप्ट करनी तो मत करें, आपकी मर्जी है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें हेजिंग की, तो हेजिंग होती क्या है? हेजिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? रिस्क को मिनिमाइज करने का प्रोसेस है। रिस्क क्या है यार? रिस्क ये है कि कहीं जो है वो, मैं लेट्स से पेमेंट कर दूं, मुझे पेमेंट करनी है अपने सप्लायर को 6 महीने के बाद, लेट्स से $20,000 की। अभी $20,000 की मुझे कब पेमेंट करनी है? 6 महीने के बाद। तो ये 6 महीने के बाद जब मैं उसको पेमेंट करूं, तो मेरा डॉलर जो है वो बढ़ ना जाए और मेरा पीकेआर जो है वो कम ना हो जाए। तो मुझे यहाँ पे रिस्क क्या है? मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इस लॉस से बचने के लिए, इस रिस्क से बचने के लिए आप क्या करते हैं? आप उसको हेज करते हैं। हेज आप किस तरह करेंगे? एक इंस्ट्रूमेंट होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में आप रेट फिक्स कर देते हैं और फिर बाद में उस पर पेमेंट कर रहे होते हैं, चाहे बड़े कम हो, आपको कोई गर्ज ही नहीं है। फ्यूचर फ्यूचर मार्केट में जाके उसको बाय और सेल कर देते हैं, स्वैप कर लेते हैं, एक्सचेंज या नॉन डेरिवेटिव टेक्निक, आप जो है वो फॉरेन करेंसी का लोन ले लेते हैं। ठीक है बेटा, ये F9 में आपने पढ़ा था, ये कोई SBR की कहानी नहीं है, ये सिर्फ F9 की कहानी है जो मैंने आपको अब तक सुनाई है। ठीक है बेटा, ऐसे ही होता था F9 में। आप अगर मैं बात करूं एसबीआर के लेवल की, अकाउंटिंग की, अब तक आपने जो है वो F9 में सारी क्या बातें थी कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी, ये होते क्या है, इसकी नेचर क्या है, क्यों करते हैं, गेन एंड लॉस, आपको P4 में पता चलेगा कि गेन एंड लॉस किस तरह आता है, एवरीथिंग। लेकिन जो अकाउंटिंग है इसकी, वो IFRS 9 बताता है, वो आपको हेज अकाउंटिंग में पता चल रही होती है। ठीक है। अच्छा, हेज अकाउंटिंग में एक अदद आपके पास होता है हेज आइटम और एक अदद आपके पास होता है हेज इंस्ट्रूमेंट। हेज आइटम क्या होता है? हेज आइटम कोई भी एसेट हो सकता है जिसको आपको रिस्क है, जिसके ऊपर जिसको आपको बचाना है लॉस से। कोई भी लायबिलिटी हो सकती है, कोई भी फर्म कमिटमेंट हो सकती है। फर्म कमिटमेंट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आपको जो है वो लेट्स से $10,000 का अमेरिका से एक मशीनरी मंगवानी है, सही है? आज से 1 साल के बाद, सही है? आपको अमेरिका से $10,000 की एक मशीनरी मंगवानी है आज से 1 साल के बाद। ठीक है, आपको क्या रिस्क है कि डॉलर बढ़ जाएगा और पीकेआर डेप्रिशिएट हो जाएगा, मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, राइट? तो आप क्या करेंगे? हेजिंग करेंगे। ये जो मशीनरी आपको मंगवानी है ना, इसका एग्रीमेंट आपने करके रखा हुआ है, यानी उस सप्लायर से आपने जो है वो एग्रीमेंट किया हुआ है कि हाँ भाई, मैं आपसे 1 साल के बाद जो है वो आपसे मशीनरी खरीदूंगा $10,000 की, $10,000 की। ठीक है बेटा, तो ये आपकी फर्म कमिटमेंट हो गई, यानी आपने किसी सप्लायर से कमिट करके रखा हुआ है कि आपको ये काम करना है। कमिट का मतलब है एग्रीमेंट करके रखा हुआ है। ठीक है। हाईली प्रोबेबल ट्रांजेक्शन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यार तुम सोच रहे हो कि तुम्हें तुम सोच रहे हो कि आज से तुम्हें 1 साल के बाद लेट्स से एक मशीनरी मंगवानी है या एक कोई भी प्लांट मंगवाना है जो तुम्हारे बिजनेस के लिए जो है वो काफी कहते हैं ना कि काफी अच्छा साबित होगा। ये कोई नई किस्म की, कोई अपडेटेड वर्जन की कोई मशीनरी है। तो तुम्हें ये क्या करना है? तुमने अभी सोचा हुआ है, सोचा है, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ, ये तुमने अभी तक सोचा है। ठीक है। तो तुमने ये मशीनरी मंगवानी है और तुम्हें रिस्क क्या है? तुम्हें रिस्क है कि जब तुम ये मंगवाओगे डॉलर बढ़ जाएगा और पीकेआर डिप्रिशिएट हो जाएगा और तुम्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो बेटा, फर्म कमिटमेंट और हाईली प्रोबेबल ट्रांजेक्शन एक ही चीज है, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है, यहाँ पे आपके पास बकायदा एग्रीमेंट हुआ हुआ होता है, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ होता। बस यहाँ पे आप अपने इंटरनली मामलात में सोचते हैं कि ऐसा करना है, लेकिन कोई एग्रीमेंट हुआ हुआ नहीं होता।
ठीक है बेटा। तो एक हो गया आपको जिस पे डर है, एक एसेट हो गया, एक लायबिलिटी हो गई, एक फर्म कमिटमेंट हो गई और एक हाईली प्रोबेबल ट्रांजैक्शन हो गई। तो ये आपके हेज आइटम हो गए। हेज आइटम का मतलब है जिसके लिए हेजिंग की जा रही है, जिस पे हमें रिस्क है, जिसके लिए हेजिंग की जा रही है। ठीक है बेटा। फिर आपके पास आ गया हेज इंस्ट्रूमेंट। अब सुनो जरा गौर से, हेज इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। हेज इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिससे हेजिंग की जा रही है, ठीक है, जिससे तुम ये रिस्क जो है वो मिनिमाइज कर रहे हो, वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सी तरह के होते हैं। एक तुम्हारे पास होते हैं डेरिवेटिव्स, एक तुम्हारे पास होते हैं नॉन डेरिवेटिव्स, जैसे कि मैंने पहले भी बात की है। डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड, फ्यूचर और स्वैप्स, ये डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। नॉन डेरिवेटिव्स, तुम फॉरेन करेंसी में कोई लोन ले लो, ये नॉन डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। तो हेज आइटम तुम्हारे पास क्या हो गया, एसेट, लायबिलिटी और फर्म कमिटमेंट और हाईली प्रोबेबल ट्रांजैक्शन। ये चार चीजें जो हैं जिसपे तुम्हें रिस्क है कि अगर मैं जो है वो ये लूंगा तो डॉलर बढ़ जाएगा, कम जाएगा, जिसकी वजह से मुझे नुकसान होगा। हेज इंस्ट्रूमेंट जिससे तुम इस नुकसान को, इस रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हो, जिसके थ्रू तुम मिनिमाइज कर रहे हो, तो हेज इंस्ट्रूमेंट वो कहलाता है, जो कि तुम्हारे पास फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप या फॉरेन करेंसी का लोन है। तो एक अदद हो गया हेज आइटम और एक अदद हो गया तुम्हारे पास हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। हेज आइटम जिसके लिए, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट जिससे की जा रही है। ठीक है बेटा।